राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी उम्र 40 साल थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 64 साल थी। तो इस देश के नेताओं को भी 65 साल की उम्र रिटायर होना चाहिए। अखिलेश यादव किस उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने? तेजस्वी यादव के हाथ पे कमान किस उम्र में आई? राहुल गांधी के हाथ पे कमान कब आई? मैं बहुत देर से अपनी हंसी रोक रहा था, लेकिन आखिरकार मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अब आप विश्लेषक हैं, आप एंकर नहीं है, इसलिए मैं सीधा करियो, थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी अपने कंटेम्परेरी से कभी उन्होंने खौफ नहीं कहा, इसलिए उसमें अंबेडकर भी थे। उसमें एक मिनट मैंने कंपैरिजन करते हैं तो फिर तरबूज का और सेब का कंपैरिजन मत कीजिए। तरबूज का कंपैरिजन तरबूज से कीजिए। अभी बाबा साहब अंबेडकर को लेके गलत बात कही गई। ये सब जो मक्कारी है, ये मेरे साथ प्लीज मत कीजिए। रास्ता उम्र में छोटी है, इसलिए मैं माफ करता हूं इनको। अभी कोई बीजेपी का दूसरा प्रवक्ता होता तब इसको जवाब मिल जाता। मैंने एक आपको मकार बोलूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। क्यों? राम सभी को, आप सभी का स्वागत है द डिबेट क्लास के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हमारे देश में राजनीति के नाम पर हिंदुओं को जाति में बांटने का खेल लगातार चल रहा है। कभी अगड़ा पिछड़ा तो कभी दलित ब्राह्मण, बस इस समाज को तोड़ने की कोशिश। और दुख की बात तो यह है, जब यही काम कुछ पत्रकार करने लगे हैं। लेकिन सवाल सीधा है, जब इनके हाथ में सत्ता थी तब इन्होंने कितने दलित पत्रकारों को आगे बढ़ाया? आज यही सवाल शुभ राष्ट्र के सामने आशुतोष से पूछा गया और जवाब पूरी तरह गायब था। आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सही साबित हुआ? यह आप खुद इस डिबेट में देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। आपके पास आशुतोष, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या आप कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी एक युवा अध्यक्ष सामने रखे? और मैंने जो 2-4 और नाम लिए, उन पार्टियों में भी जनरेशनल चेंज का दबाव बढ़ेगा? आशुतोष मानक, पहले तो ये इस बात पर तय कर लिया जाए कि नितिन नवीन जी जो है वो वाकई में पार्टी के अध्यक्ष है और सारे फैसले वो खुद करेंगे, ऐसा मान के चलें क्या? इस पे एक सहमति हो जाए हमारे पैनल में, और वो नरेंद्र मोदी जी की बात को भी नहीं मानेंगे अगर वक्त लगेगा, या अमित शाह जी की बात को भी नहीं मानेंगे अगर वक्त लगेगा। तो अगर ये सहमति बन जाए तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री के पद से भी ऊंचा होता है पार्टी के अंदर कम से कम। तो नितिन नवीन जी जब पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो सारे फैसले वो करेंगे और उनकी बात ना तो नरेंद्र मोदी जी टाल पाएंगे ना अमित शाह जी टाल पाएंगे। अगर ये स्थिति है तब तो मैं मानूंगा कि बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति है क्या? जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में कहा जा रहा, उम्र तो उनकी 82 साल है। क्या सारे फैसले वो करते हैं? कौन करता है? सारे फैसले राहुल गांधी करते हैं, ये सबको मालूम है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता वही है जो एक आदमी चाहता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अमित शाह की भी नहीं चलती है, मैं ये बहुत डंके की चोट पे कहता हूं, इस बारे में मुझे कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। तो आप किसी को भी अध्यक्ष बना दीजिए। क्या शिवराज सिंह चौहान में कम खूबियां थी? जो आदमी 4 बार का मुख्यमंत्री हो, अभी उम्र में उनकी ज्यादा नहीं है, क्या धर्मेंद्र प्रधान में कम खूबियां थी? लेकिन जब पार्टी, और यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ हुई, जब आप लाइट वेट लोगों को सामने लेकर आने लगते हैं तो जो पार्टी के काबिल लोग होते हैं वो डिमोरलाइज होने लगते हैं। और यह हर संस्था में यही होता है। कांग्रेस की स्थिति इसलिए हुई क्योंकि इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिनकी कोई जमीन नहीं थी, जिनका कोई जड़ नहीं था, और अंत में कांग्रेस कहां पहुंच गया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है? आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी थे तो हर राज्य के अंदर 2 बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। चाहे आप कर्नाटक का उठा के देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश को उठा के देख लीजिए, जहां शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल थे। और इसलिए उनके जाने के बाद भी पार्टी कमजोर नहीं पड़ी। और केंद्र के अंदर भी कम से कम आधे दर्जन ऐसे बड़े नेता थे जो जिनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता था। क्या नितिन नवीन जी को मैं अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखूं? पर कोई तो वजह होगी ना आशुतोष कि 45 साल का अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने। कुछ तो रणनीति होगी ना, कोई मैसेजिंग होगी। अब रणनीति यह है कि किसी एक नेता के लिए आगे के सारे रास्ते खोले जा रहे, साफ किए जा रहे हैं, कि जब उनका वक्त आए तो कोई आदमी खड़े होकर उनका विरोध न कर सके। सीधी सी बात है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो समझदार हो जानते हैं अच्छी तरीके से मैं क्या कह रहा हूं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आज देश को 50 साल के नेता की जरूरत है या जरूरत नहीं है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे उनकी उम्र थी 58 साल। जब इंदिरा गांधी बनी थी उनकी उम्र थी 49 साल, और वो चुनाव लड़के बनी थी। उनको जवाहरलाल नेहरू ने नॉमिनेट नहीं किया था। उन्होंने मोरारजी देसाई से पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बाकायदा कंटेस्ट हुआ था और मोरारजी देसाई चुनाव हारे थे, भारी बहुमत से हारे। इंदिरा गांधी जीती थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी उम्र 40 साल थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 64 साल थी। सवाल यह है कि आज दुनिया के नक्शे में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े देशों के अंदर भी कम उम्र के लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो लोग चला रहे हैं,
जो ट्रिलियन डॉलर की जिनका वैल्यूएशन है, उनमें कोई सीईओ 50 साल का है, कोई सीईओ 55 साल का है। अच्छा, मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं, आशुतोष ईमानदारी से बताइए कि कांग्रेस को वाकई 83 साल के अध्यक्ष को रखना चाहिए, या फिर एक यंग लीडर अध्यक्ष के तौर पर किसी को भी, चाहे वो यस मैन ही हो या नहीं हो, रखना चाहिए, यंग लीडर लाना चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूं कि इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष दलित होने चाहिए। कम से कम ये मौका 2000 साल 3000 साल बाद मिलना चाहिए सबको। देखिए, ये सवाल इस बात को पूछ रहा हूं, आप उसमें जाति ला रहे हैं। नहीं, मैं जाति ला रहा हूं ना, क्योंकि जाति पर चर्चा नहीं होती इस देश के अंदर। भाई दलित क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? दलित क्यों नहीं पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए? अभी आपने कहा, अच्छा, दलित भी अगर लाया जाए तो कितनी उम्र का लाया जाए? यंग लाया जाए या नहीं लाया जाए? नाया मानक, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि पार्टी का अध्यक्ष हो या देश का प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट हो, 50 साल 55 साल की उम्र में बनना चाहिए, ताकि 75 आते आते वो अपने पद से इस्तीफा दे ले। अगर सरकारी अधिकारी 60 साल की उम्र में, यूनिवर्सिटी का लेक्चरर 64 साल की उम्र के रिटायर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र रिटायर होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को 75 साल तक क्यों रहना चाहिए? अब आप देखिए, मनमोहन सिंह 82 साल की उम्र तक प्राइम मिनिस्टर थे, क्यों भाई? या अटल बिहारी वाजपेयी 74 साल की उम्र प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्यों भाई? दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर 65 साल की उम्र रिटायर करता है, तो इस देश के नेताओं को भी 65 साल की उम्र रिटायर होना चाहिए। मेरी तो ये राय है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव किस उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने? तेजस्वी यादव के हाथ पे कमान किस उम्र में आई? राहुल गांधी के हाथ पे कमान कब आई? पार्टी के अध्यक्ष किस उम्र में बने थे? क्या था भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बदल दिया था? शुभ्रस्ता बोलिए। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का एग्जाम्पल दिया गया। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के आने के बाद उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ है, यह भी एक बार, इसकी भी मीमांसा फिर हो जानी चाहिए। क्वालिटी ऑफ यंग लीडरशिप पर भी बात होनी चाहिए, फिर डायनेस्टी पे भी बात होनी चाहिए। देखिए मानक जी, इसमें अभी शायद लोगों को बुरा लग सकता है पैनल में, बट मुझे लगता है कि आयु को लेकर के जो भेदभाव किया जा रहा है इस मीमांसा में, उसको उसके जड़ पे जाकर के आलोचना भी की जानी उसकी जरूरी है, और इस तरीके की राजनीति का खंडन किया जाना भी जरूरी है। हम नितिन नवीन जी के बारे में बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बस ऐसे ही उठे और किसी तरीके से संगठन में उनको जगह मिल गई। हम ये भूल रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी में, जो कि अपने आप को संगठन की राजनीति करने वाली पार्टी कहती है और करती है, वो व्यक्ति 5 बार का विधायक रह चुका है। वो ऐसी पार्टी में 5 बार का विधायक रह चुका है जहां पर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी बात आज आशुतोष जी भी कर रहे हैं, दबी जुबान में कर रहे हैं, मैं तो दबी जुबान में नहीं करूंगी। आज जिन नेता का नाम नहीं लिया है आशुतोष जी ने, मैं नाम लेकर कहूंगी और तब उनकी बात का मैं खंडन करूंगी। इनका कहना है कि भाई आगे का रास्ता साफ हो, इसलिए उनको बनाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी नेता अगर राजनीति करता है तो क्या वो राजनीति इसलिए करता है कि वो पीछे रह जाए और उसके नेतृत्व की जगह कोई और व्यक्ति नेतृत्व करे? क्यों? मतलब अगर चुपचाप स्वार्थ की राजनीति की जाए तो सही है सब कुछ, लेकिन अगर सामने से आकर के कहा जाए कि हाँ मैं काबिल हूं, मैं जोड़ तोड़ करके, मैं चाणक्य के पथ पर चल करके मैं आगे अपने नेतृत्व को एस्टैब्लिश कर सकता हूं, इस दृष्टिकोण से अगर 4-5 कड़े नियम, अगर कड़े कदम ले लिए गए या 4-5 मौलिक दिखने वाले कदम ले लिए गए, तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब पॉलिटिक्स है। दूसरा सवाल जो उठाया गया कि भाई हम ऐसे कैसे बोलते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। पहली बार अगर आपने 5 समय के विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा है तो यह आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाती है। आप कितने भी ज्यादा आपने मीडिया में काम किया हो, कितनी भी ज्यादा आपने राजनीति की हो, दलित प्रेसिडेंट बनाने की बात की जा रही है। नई राजनीति करने वाली पार्टी को ज्वाइन किया था ना आशुतोष जी ने। आज मैं आशुतोष जी से एकदम सीधा सवाल पूछती हूं, जब आप मीडिया में थे तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने दलित एंकर्स को ग्रूम किया और कितने दलित एंकर्स को यह कहते हुए किया कि अब जब आप जाओ तो आप आइडेंटिटी की बात करना न्यूज रूम में, और जब आप नई राजनीति करने के लिए नई तरीके की पॉलिटिकल पार्टी में गए, वहां कितने दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाया आपने? आपकी आइडेंटिटी क्या है, मुझे उस पर बात नहीं करनी है। क्योंकि आपने दलित नेतृत्व की बात की तो मैं उस पर करूंगी। तीसरी चीज मानक जी, ये बार बार नेतृत्व को हम इतने छोटे दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। नेतृत्व का मतलब केवल विधायक होना, केवल सांसद होना, केवल राजनीति के गलियारों से उभरना केवल नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व चाणक्य ने भी किया था, नेतृत्व शायद आशुतोष जी ने भी किया। उन्हीं से प्रभावित होकर आज कितने लोग एमपी बन गए। विपक्ष में देखिए, चाह रही हूं कि इस पूरे डिबेट को बहुत देर से शुभ्रस्ता मैं बहुत देर से अपनी हंसी रोक रहा था, लेकिन आखिरकार में रोक नहीं पा रहा हूं। यहाँ पे स्टूडियो में भी लोग सब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ आशुतोष बोलिए, पहले यहीं से बोलिए भाई आशुतोष, जब आप टीवी के चैनल के एडिटर थे, कितने दलित एंकर्स को आपने एंकर बनाया, बताइए। नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आज की डिबेट आशुतोष पे हो जाएगी।
खैर अब भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग अगर मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। हाँ। और ये शायद मेरी लोकप्रियता का भी एक नतीजा है। एक सेकंड आशुतोष जी, नहीं, आगे आप बढ़िए, उससे पहले 10 सेकंड का राइडर सुन लीजिए। ये जो तीखा कटाक्ष आप करते हैं भारतीय जनता पार्टी समर्थक, अब आप विश्लेषक हैं, आप एंकर नहीं है, इसलिए मैं सीधा करियो, थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए। गजब बेइज्जती है। नहीं, अच्छा लगता है जब देखिए ये नई पीढ़ी का तेवर है। हाँ। ये नई पीढ़ी का तेवर है और नई पीढ़ी इर्रेवरेंट होती है। हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं। और यही इर्रेवरेंस मैं चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में हो। मैं सुभ्रास्ता की इस बात को सम्मान करता हूं कि उन्होंने बिना नाम लिए हुए जो बात मैं कह रहा था उस पर मुहर लगा दी कि एक आदमी है जो पार्टी के अंदर हर पद पर अपनी कठपुतलियों को बैठा रहा है ताकि जब उनका वक्त आए तो सारी कठपुतलियां सिर्फ उनके आंखों के सामने खड़ी होकर हां में हां मिलाएं और उनका रास्ता प्रशस्त हो जाए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राजनीति है। लेकिन जब राजनीति पार्टी की कीमत पर की जाती है, विचारधारा की कीमत पर की जाती है, तब पार्टियों का वही हश्र होता है जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, क्योंकि यही गलती इंदिरा गांधी ने की। ठीक है आशुतोष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था। क्या आज नहीं हो रहा है आशुतोष कांग्रेस में ऐसा? क्या हर लोग, सारे के सारे लोग अपने अपने ऐसे लोगों को पार्टी में ऐसे पदों पर नहीं बैठाते हैं जो उनके लिए थ्रेट ना बने, उनके लिए खतरा ना बन पाए? और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूरे देश में सारी पार्टियां उठा लीजिए, बताइए किस बड़े नेता ने ऐसे किसी नेता को बढ़ाया हो जो उसके लिए थ्रेट बने? मेरे सामने दो उदाहरण है। अगर आप चूंकि इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी अपने कंटेम्परेरीज से कभी उन्होंने खौफ नहीं कहा, इसलिए उसमें अंबेडकर भी थे। उसमें एक मिनट, मैंने बीच में नहीं टोका। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 5 जनरल सेक्रेटरीज का नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि कोई है ही नहीं, सिर्फ एक आदमी की चलती है। तो जब इतना बड़ा नेता जब नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो वक्त आएगा उसकी भी चर्चा करूंगा। आज चूंकि बीजेपी भी चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे। जब उन्होंने बंबई से चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने किस नेता को खड़ा किया और उसके पीछे पूरी ताकत झोंकने वाले नेता कौन थे? अंबेडकर से तो बड़ा दलित विमर्शक और दलित लीडर तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो अगर इतना ज्यादा साहचर्य था वैचारिक असहमति से तो फलने फूलने देते अंबेडकर को। सोची समझी रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी, जिनके तहत जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने परिवार, अपनी परवरिश, उसके हिसाब देश को ले जाना था। ये दबी जुबान में कटाक्ष करना बड़ा आसान है। 8 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की जब चुनाव हुए, वो चुनाव जीते गए और ये वो शख्स है जो अपनी भरी बीमारी, उस समय बहुत बीमार रहा करते थे, आज तो उनकी हेल्थ काफी सही है, भरी बीमारी में वो व्यक्ति घंटों महीनों उस जगह पर कैंप करके काम कर रहा था। कौन से कांग्रेस नेता काम कर रहे हैं आपके? ओके, अब स्टूडियो में ला रहा हूं गांधी परिवार के कितने लोग गए वहां पर? पंकज शर्मा और विजय कंपैरिजन करते हैं तो फिर तरबूज का और सेब का कंपैरिजन मत कीजिए। ओके, तरबूज का कंपैरिजन तरबूज से कीजिए। अभी बाबा साहब अंबेडकर को लेके गलत बात कही गई। बाबा साहब अंबेडकर जब चुनाव हारे तो उन्होंने, अशोक गोपाल ने अपनी किताब में लिखा है, 18 जनवरी 1952 को एक चिट्ठी बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको हराने में S.A. डांगे और सावरकर की भूमिका थी। और जिस बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी जाती थी हिंदू कोड बिल के समय में, पुतले जलाए जाते, तो कौन लोग जलाते थे सब जानते हैं। शुभ्रस्ता आपकी बारी है, बोलिए शुभ्रस्ता, बोलिए। हाँ बोलिए। काउंटर तो मैं करूंगी, आपने लगातार स्टेटमेंट ट्विस्ट किया है मेरा, चाहे वो अमित शाह जी के बारे में हो, चाहे अभी वाली बात हो। मैंने अमित शाह का नाम नहीं लिया, गलत फैलाया गया। क्या अमित शाह का नाम नहीं लिया, आपने नहीं लिया। क्या 1992 में अमित शाह का नाम, माफ करिएगा, क्या 1992 में अंबेडकर जी ने बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा? अगर लड़ा और नेहरू जी बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे और दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो नारायण सादोबा काजलोलकर को क्यों खड़ा किया उनके खिलाफ? पूरी मशीनरी क्यों लगा दी? क्यों अंबेडकर जी चुनाव हार गए? इस बात में कौन सा प्रोपेगेंडा है जो आपने बोल दिया? आशुतोष जी देखिए, आपने ना चूंकि मीडिया में काम किया और ओल्ड मीडिया में काम किया, नैरेटिव बाजी मेरे साथ मत खेलिए।
मैंने एक बार नहीं कहा है कि नितिन नवीन जी एक रबर स्टैंप लीडर बनेंगे और उनको रबर स्टैंप लीडर के रूप में अमित शाह जी ने आगे किया। इसलिए ये सब जो मक्कारी है ये मेरे साथ प्लीज मत कीजिए। ये बौद्धिक मक्कारियां हैं। नहीं, ये बौद्धिक मक्कारियां हैं। Choose your words carefully. आपको मालूम है कि मैं मक्कार नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि बदमाशी भारतीय करके जनता निकलना है, पार्टी पाक साहब ऐसा नहीं होता है भाई साहब। नहीं, शुभ प्रस्ताव बस एक शब्द की बात हो रही है, मक्कार नहीं। हाँ बोलिए, आशु बोलिए। बौद्धिक मक्कारी कहा मैंने, फिर से सुब्रास्ता उम्र में छोटी है, इसलिए मैं माफ करता हूं इनको। हाँ। अभी कोई बीजेपी का दूसरा प्रवक्ता होता तब उसको जवाब मिल जाता। खैर छोड़िए इस बारे में। क्यों बौद्धिक जिस मक्कारी बाबा साहब कौन सी अम्बेडकर, सुब्रास्ता प्लीज, सुब्रास्ता प्लीज। प्रोपेगेंडा शब्द से मैं सहज हो जाऊं, है ना? मुझे आप प्रोपेगेंडिस्ट बोलिए और मैं सहज रहूं। मैं बौद्धिक से आपको मक्कार बोलूं तो आपको दिक्कत हो जाती है। क्यों आशुतोष? लोकतंत्र है ना। दोस्तों, आज की इस डिबेट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सवाल जब सच्चा होता है तो जवाब अक्सर चुप हो जाता है। अब फैसला आपको करना है, कौन सच के साथ खड़ा था और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा था। अगर आपको ये डिबेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई बहस, एक नए मुद्दे और एक नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।